हेलो, जय हिंद। आज हम लोग अपने इतिहास की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और मोहम्मद गोरी के बारे में संक्षेप में चर्चा करें। आप जानते हैं कि किस तरीके से गजनी वंश का खात्मा हुआ और खुसरो मलिक जो गजनी वंश के अंतिम शासक थे, उन्हें जब मोहम्मद गोरी ने पंजाब पे आक्रमण किया तो उन्हें बंदी बना लिया गया और बाद में जो है 1192 ईस्वी में खुसरो मलिक साहब की हत्या करवा दी मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक बताया जाता है। मोहम्मद गोरी इज कंसिडर्ड फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। आक्रमण तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भी किया था। आपने देखा कि महमूद आक्रमण पे आक्रमण किए, लेकिन इन्हीं को मोहम्मद गोरी साहब को ही क्यों मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक बताया गया? इसका कारण ये है कि 712 में सबसे पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने, मैं इनको प्यार से MBQ ही लिखता हूँ, तो 712 में MBQ ने जब आक्रमण किया था तो उन्होंने भारत पे कुछ हिस्से पे राज जरूर कर लिया, लेकिन आपको पता होगा कि वो दिवंगत हो गए, बहुत दिन नहीं रहे, बात वहीं ख़त्म हो गई। पहले आक्रमणकारी थे, पहले मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम थे और समय आप जानते हैं 712 का। इसके बाद महमूद गजनवी साहब आए और उन्होंने आक्रमण पे आक्रमण किए, लेकिन उनका भी जो है कोई अस्थाई साम्राज्य वो भी स्थापित नहीं कर पाए। और हाँ, उनका असर पंजाब पे था। पंजाब को आप भारत का सिंह द्वार जानते हैं ना? जब सड़क पे आप कभी यात्रा करते होंगे तो देखते होंगे कहीं कहीं जो है सड़क के किनारे किसी गांव के सामने बड़ा सा जो है एक इस तरीके का इस तरीके का एक द्वार बना होता है, फलानवा कुछ लिखा रहता है, लिखा सिंह द्वार है, ये लायन गेट सिंह द्वार। तो भारत के सिंह द्वार की बात होगी तो वो पंजाब होगा। भारत का सिंह द्वार क्या था? पंजाब। जहाँ कहीं किताब पढ़ें कुछ लिखा मिले तो अपने आप दिमाग में एक प्रश्न बना के रख लें। तो ये सिंह द्वार जो है भारत का पंजाब था और पंजाब पे जो असर था वही इनका अस्थाई था, महमूद गजनवी साहब का भी। और ये भी कोई साम्राज्य नहीं स्थापित कर पाए। भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय मोहम्मद गोरी को जाता है। अब सवाल ये है कि गोरी कहाँ गोर के थे? गोर एक बेसिकली आपका एग्रीकल्चर डोमिनेटेड एरिया है, कृषि प्रधान क्षेत्र है और इसका जो पहाड़ी क्षेत्र है वो दो के बीच में है, दो जगहों जैसे गजनी और हेरात के बीच में है। और पीछे भी हमने संक्षेप में बात की थी कि ये वही गौरी साम्राज्य का जो बेस था, गोरी साम्राज्य, तो वो वही है जो आज का नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान है। जो उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान है वही जो है गोरी साम्राज्य का आधार था, बेस था। और गोर में जो वंश थे उसमें एक वंश था संसबानी। ये संसबानी तुर्क थे गोर, कभी कंफ्यूज नहीं होने का, संसबानी तुर्क थे। ये तुर्कों की एक शाखा थी और इनका वंश क्या था? संसबानी वंश था। और ये संसबानी कहाँ से आए थे? ये पूर्वी ईरान, ये तो खुरासन कहते हैं आप, ये पूर्वी ईरान से आकर के ये गोर में बस गए थे, गोर में बस गए थे ये आकर के। अच्छा, गोर में जो है इस्लाम धर्म फैलाने का श्रेय महमूद गजनवी साहब को जाता है। महमूद गजनवी साहब ने जो है गोर में आया, गोर पे कब्जा करके उन्होंने ही जो है इस्लाम धर्म को यहाँ अब आप सोचेंगे इसके पहले क्या था वहाँ? जब मोहम्मद गजनवी ने जो है गोर में आकर के वहाँ पे इस्लाम को प्रचारित किया, वहाँ के लोगों को मुसलमान बनाया, तो उसके पहले लोगों का क्या धर्म था? दिमाग में आता होगा ना? उसके पहले वहाँ बौद्ध धर्म था और यहाँ पे इन्होंने इस्लाम का प्रचार, महमूद गजनवी की बात हो रही, उन्होंने किया। और आगे चल करके ये जो गोर वंश, ये जो गोर है, ये मोहम्मद गोर है, इन्होंने जो संसबानी वंश के तुर्कों की एक शाखा जो संसबानी वंश से संबंधित थे, उन्होंने जो है उसको शक्तिशाली बनाया और प्रतिष्ठा दिलाई। मोहम्मद गोरी साहब ने भारत पे आक्रमण किया। मैं साहब कह देता हूँ इन लोगों को प्यार से, तो क्योंकि साहब से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं।
तो ये इन्होंने जो है आकर के आक्रमण किया और वहीं से इन्होंने आक्रमण करना शुरू किया। अब एक सवाल और उठता है कि इन्होंने आक्रमण कर क्यों किया। उठता है ना कि मोहम्मद गोरी के भारत पे आक्रमण का कारण क्या था, कुछ तो रहा होगा, कुछ तो ऐतिहासिक कारण रहे होंगे ना, हर कार्य के पीछे कुछ कारण होता है। तो मोटा मोटे दो कारण थे। पहला ये था कि गजनी पे उस समय जो संसबानी वंश था और ख्वारिज्म एक वंश हुआ है, कभी अलग से चर्चा कर लेंगे। ख्वारिज्म में और संसबानी में बड़ा एकदम क्या कहते हैं कि भीड़ी भीड़ा थी, लड़ाई थी और दोनों में खूब तनातनी रहती थी, लड़ाई होती थी और संसबानी भारी पड़ते थे। तो सारी संसबानियों पे जो ख्वारिज्म भारी पड़ते थे और ख्वारिज्मों ने अपनी शक्ति में विस्तार करना शुरू किया। ख्वारिज्म के जो साहब थे, जो ख्वारिज्म के शाह थे और क्या कहते हैं कि ख्वारिज्म शक्तिशाली थे, ताकतवर साबित हुए संसबानियों की अपेक्षा। और ख्वारिज्म के जो शाह थे उन्होंने उस समय खुरासन कुछ और नहीं, ईस्टर्न ईरान, पूर्वी ईरान, खुरासन पे उन्होंने जो है अपना खुरासन को जीत लिया, अधिकार कर लिया। तो अब संसबानियों के पास, मोहम्मद गोरियों के पास उधर पश्चिम की तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उधर मजबूत थे और ताकतवर थे। इनसे इनकी निगाह विजय के लिए पूरब की तरफ थी, पश्चिम की तरफ। हालांकि पूरब का रुझान उन्होंने छोड़ा नहीं। और मुफीद ये था कि दोनों ये दो भाई थे, ये मोहम्मद गोरी, इनका नाम याद है, साहबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। साहबुद्दीन के भैया है, बड़े भाई, यानी इनके बेटे के ताऊ कहिए। तो ये साहबुद्दीन साहब के बड़े भाई जो, उसका नाम गयासुद्दीन था। तो साहबुद्दीन कहे कि हम इधर अब उत्तर भारत की तरफ चल रहे हैं, इधर पश्चिम की तरफ, हला अभी ख्वारिज मजबूत हैं, लेकिन आप कोशिश करिए, गयासुद्दीन को, भैया को अपने, कहे कि आप कोशिश करिए उधर जाने की, हम तो फिलहाल इधर चलते हैं। एक कारण तो ये था कि उधर गुंजाइश नहीं थी। एक दूसरा कारण और था कि इधर आप देखें कि पंजाब पे अभी चर्चा कर रहे थे कि गजनवियों का असर पंजाब तक रहा, पंजाब पे उन्होंने अधिकार किया। तो पंजाब में गजनवियों पे अधिकार था, फिर लाहौर, मुल्तान, तो ये इनकी इनसे भी लड़ाई थी। आज जो लोग सोचते हैं ना कि धर्म के नाम पे कभी लड़ाई नहीं होती रही है, होती रही होगी। मोटी सी बात है कि देखेंगे कि राजनीति का केंद्र जब आप धर्म को बना लेंगे तो सत्ता हासिल करने के लिए ऑटोमेटिक धर्म पे हमला होगा। ये सब भी आपस में लड़ा करते थे। और ये देखिए ख्वारिज में लड़ रहे थे, संसबानियों से लड़ रहे थे, और इधर जो है गजनवी जो थे, गजनवियों से जो है इनकी तनातनी थी। गजनवियों से जो है गोरियों की भिड़ा भिड़ी थी, उनको फूटे नहीं आँख सुहाता था, कह रहे पंजाब पे कब्जा किए पड़ा है। तो इनकी जो दुश्मनी थी ये भी एक कारण थी किनको, और उत्तर भारत में आने के लिए इनके लिए ज़रूरी था कि ये जो है उस समय के जो मुल्तान था और पंजाब पे, मुल्तान और पंजाब पे ये अधिकार जब करते तभी ये उत्तर भारत की तरफ आ सकते थे। और इस पे जो है किसका कब्जा था, इस पे गजनवियों का कब्जा था, और गजनवी गोरियों के बीच में भी बड़ी शत्रुता थी। तो ये दो मुख्य कारण जो मैंने पढ़े हैं, आपको बताया कि ये कारण था मोहम्मद गोरी के भारत में आने का। और ये आए, अच्छा आप आक्रमण करने को सोचिए और आ जाइए, आक्रमण में सक्सेस हो जाइए, तो ये भी तो इसका मतलब है कि जो सामने वाले हैं वो आपके हौसले को पूरा कर रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी वजह थी कि जो उस समय हमारे जो इधर के लोग थे, ये तो उधर की कहानी हो गई, क्यों आना चाह रहे थे। अब हम इधर देखते हैं कि इधर हमारे यहाँ जो लोग थे वहाँ क्या रायता पक रहा था, यानी उस समय हमारे भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। अच्छा, हम भारत के लोगों ने 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक कुछ सीखा नहीं। 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया, आक्रमण किया, उसकी कहानी आपने देखी। 1027 में महमूद गजनवी आए, उन्होंने आक्रमण पे आक्रमण किए। और 1175 में जब मुल्तान पे मोहम्मद गोरी भारत पे आक्रमण कर रहा था, उस समय तक जो हमारे भारत की स्थिति है, भारतीय शासकों की स्थिति है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। वो कुछ सीखने को तैयारी नहीं थे, वो बस आपस में एक दूसरे से बस ठनाठनी, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, इसी में अपनी कर्तव्य की इतिश्री समझते थे। ये नहीं होता था कि संगठित होकर के किसी एक केंद्रीय सत्ता को स्थापित करके बाहर के लोगों से मुकाबला किया जाए। और केंद्रीय सत्ता का बिल्कुल से अभाव था, और सारे स्वतंत्र शासक जो है अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग जो है जिसको कहते हैं, वही बजा रहे थे, और अपनी अपनी ढपली सभी बजा रहे थे। और सारे राजा जो थे उस समय, छोटे मोटे जितने भी राज्य थे, सब राज्य विस्तार की प्रतिस्पर्धा में लगे थे। अभी चर्चा कर रहे थे ना पीछे
कि किस तरीके से जो है गौरी में वहाँ पे ख्वारिज्मों और संसबनियों के बीच में किस तरीके से राज्य विस्तार की होड़ लगी थी। उसी तरीके से भारत के भीतर भी राज्य विस्तार की प्रतिस्पर्धा और वंशानुगत झगड़ा बताया वहाँ भी चल रहा था कि गौरी और गजनवी एक दूसरे की शत्रुता थी दोनों वंशों के बीच में। वो जो स्थिति उधर थी वही स्थिति भारत में भी थी। राजा आपस में जो है राज्य विस्तार के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा करना, वंशानुगत झगड़ों में उलझे रहना, इन्हीं सारे कारणों से एक केंद्रीय सत्ता का अभाव था और वो संगठित होकर के इन आक्रमणकारियों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो संभव ही नहीं था उनसे। और ऐसा नहीं था कि कुछ राजपूत वंश बड़े शक्तिशाली थे और लेकिन वो एक दूसरे को परस्पर नष्ट करने में ही अपना युद्ध कौशल समझते थे। और मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय अगर आप बात करें तो भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पे 3 मुस्लिम राज्य थे, सिंध, मुल्तान और एक आपने देखा अभी पंजाब। सिंध में जो है सुमर जाति के सिया का शासन था, मुल्तान में करमाथी जाति का शासन था और पंजाब में आपने अभी देखा कि खुसरो साहब थे, खुसरो मलिक थे, जो गजनवी वंश के अभी हम लोगों ने पढ़ा अंतिम वंश के शासक थे, जिनकी हत्या करके मोहम्मद गोरी ने कर दी थी और वंश समाप्त हुआ था। तो पंजाब पे उस समय जो है खुसरो मलिक का शासन था, उसकी राजधानी लाहौर थी। और जो है सिंध पे जो सुमर जाति के सियाओं का शासन था और इसी तरीके से मुल्तान पे करमाथी जाति का शासन था। तो इस तरीके से मुसलमान इन तीनों प्रांतों पे इनका शासन था। गुजरात में अगर और कठियावाड़ा में कहें तो वहाँ चालुक्य वंश का शासन था, अनिलवाड़ा राजधानी थी। अनिलवाड़ा को आप पाटन के नाम से भी जानते हैं। कभी आता है अगर पाटन की पहचान की जाती है तो याद रखिएगा अनिलवाड़ा है ये। कभी आता है अनिलवाड़ा पाटन, ये दोनों एक ही चीज़ है। अनिलवाड़ा ये क्या थी? ये जो है चालुक्य वंश की राजधानी थी। गुजरात और कठियावाड़ा पे उस समय चालुक्य वंश का शासन था। और मूल राज द्वितीय जो थे उस समय वहाँ के शासक थे, राजा थे मूल राज द्वितीय। और इसी तरीके से दिल्ली और अजमेर में आप जानते हैं कि वहाँ के शासक चौहान वंश का शासन था उस समय, जब उस समय मोहम्मद गौरी आक्रमण कर रहा था। तो पृथ्वीराज तृतीय, जिसे आप राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं, राय पिथौरा का वहाँ पे शासन था, दिल्ली और अजमेर था। ये बड़ा शक्तिशाली राजा था, लेकिन ये भी अपने पड़ोसियों के साथ लड़ाई लड़ने में शत्रुता में इसे ज़्यादा आनंद आता था। और कन्नौज के राजा जो थे उस समय के, गढ़वाल राजा जो थे कन्नौज के, उत्तर भारत में जो सबसे अधिक विस्तृत राज्य था। अगर कभी प्रश्न उठता है कि उत्तर भारत का उस समय जब मोहम्मद गौरी आक्रमण कर रहा था तो सबसे विस्तृत राज्य कौन था, तो आप याद रखिएगा कि वो कन्नौजों का, गढ़वालों का राज्य था। गोरी के आक्रमण के समय वहाँ का राजा जयचंद था। अब आप जानते होंगे कि राय पिथौरा पृथ्वीराज तृतीय ने, जो दिल्ली और अजमेर के चौहान वंश के शासक थे, उन्होंने उस समय कन्नौज के राजा जयचंद्र की बेटी संयोगिता से जबरदस्ती बलपूर्वक विवाह कर करके घोर शत्रुता मोड़ ले ली थी। देखे ना कि जो सबसे उस समय का जो सबसे उत्तर भारत का सबसे विस्तृत साम्राज्य था कन्नौज के गढ़वाल वंश से, और ये दिल्ली अजमेर के राजा चौहान जो बड़े शक्तिशाली थे, ये परस्पर ही एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे। ये तो स्थिति थी उस समय। यही नहीं, आप देखेंगे कि बुंदेलखंड था, बुंदेलखंड में चंदेल वंश के राजा थे, वो अलग अपनी ढपली बजा रहे थे। उस समय परमार्दी देव थे, राजा परमार्दी देव थे। कलचुरी में चेदी वंश का शासन था उस समय। कलचुरी आप देखेंगे तो उसमें चेदी वंश का शासन था और चेदी राजा कर्ण थे। चेदी राजा कर्ण को उस समय जो गढ़वाल राजा थे उन्होंने बेइज्जत किया था। तो और इसी तरीके से आप देखेंगे कि बंगाल में आपके पाल और सेन वंश का शासन था, जो अपनी पतनावस्था में थे। तो कहने का मतलब कि इतने राजाओं का जिक्र किया, देखा आपने, 3 मुस्लिम शासक हो गए, सिंध की बात किया, मुल्तान की बात किया और पंजाब की बात किया। गुजरात और कठियावाड़ा की हालत ये थी कि उस समय अनिलवाड़ा पाटन राजधानी थी, मूलराज द्वितीय था, वो अपने में व्यस्त था। अजमेर और दिल्ली की जो चौहान वंश के राय पिथौरा इतने शक्तिशाली शासक थे, उन्होंने खुद कन्नौज जो उत्तर भारत में गढ़वालों का उसमें सबसे विस्तृत राज्य था, जयचंद जिसके राजा थे, उनकी बेटी संगीता से बलपूर्वक विवाह करके आपस में घोर शत्रुता पाल रखी थी। इसी तरीके से आपने देखा कि कलचुरी के राजा
कलचुरी के जो है चेदी वंश के राजा थे कर्ण। कर्ण को जो है गढ़वालों ने जो है बुरी तरीके से अपमानित किया था। तो ये कभी एक नहीं हो सकते थे। इसी तरीके से बंगाल में बताया कि सेन और पाल वंश पतनावस्था में थे। तो ये जितने राज्य थे छोटे छोटे, ये सब आपस में ही एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में, एक दूसरे से वंशानुगत लड़ाई में सब अपनी अपनी ढपली में व्यस्त थे। और किसी के पास ये समय नहीं था कि मिल करके संगठित रूप से आ रहे भारत के बाहर से आ रहे तुर्कों का मुकाबला करते। यही वजह था और कि भारत 8वीं शताब्दी लेके 12वीं शताब्दी तक बिखरा पड़ा रहा और आक्रमणकारी हमारे देश में आते रहे और आकर के यहाँ पे मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। और एक बात चलते चलते थोड़ा सा हम और समझ लें कि मोहम्मद गौरी साहब जो है वो मोहम्मद गजनवी के इतना अच्छे सैनिक कमांडर इन चीफ या सेनापति नहीं थे। महमूद गजनवी को हम जानते हैं कि बहुत ही अच्छा वो सेनापति था, सैनिक कमांडर था। लेकिन अगर सफलता की दृष्टि से देखें तो मोहम्मद गौरी ज़्यादा सफल साबित हुए। उन्होंने साम्राज्य की स्थापना की और उसका कारण क्या था, अगर आप कारण में जाएंगे तो आपको लगेगा कि जहाँ तक बात की जाए मोहम्मद गौरी की, तो वो बड़े ही एक इस तरह के व्यक्ति थे जो अपनी गलतियों से सीखने वाले थे और मानव चरित्र की उन्हें अच्छी समझ थी। और उनकी एक खास विशेषता थी कि वो छोटे छोटे लोगों को जहाँ से पाते थे, जो लोग योग्य होते थे उनको वो पिकअप कर लेते थे वहाँ से और उनको अपने हिसाब से वो काम करा लेते थे। ऐबक इसके उदाहरण हैं, बिल्दिज इसके उदाहरण हैं, तुगरिल उदाहरण है। इन सारे लोगों को उन्होंने ही शिक्षित किया, उन्होंने ही ट्रेंड करके उनसे काम लिया और ये उनके बड़े टूल साबित हुए। और शुरू में अगर आप देखेंगे तो मोहम्मद गौरी अनिलवाड़ा में वहाँ लड़े तो मूलराज दूती से हार गए, लेकिन उस हार से हतोत्साहित नहीं हुए। इसी तरीके से आपने देखा तराइन का प्रथम युद्ध चल रहा था तो पृथ्वीराज तृतीय जिन्हें राय पिथौरा कहते हैं, राय पिथौरा ने उनको पराजित कर दिया मगर हिम्मत नहीं हारे। उसी तरीके से एक और युद्ध है, क्या वो जो युद्ध में ख्वारिज्म के साथ से उन्होंने लड़ा था, अंधखुद का युद्ध जिसे कहा जाता है, तो वहाँ वो ख्वारिज्म के साथ से हारे। इन सारी पराजयों के बाद वो उनका जो अंदर जो हिम्मत है, जो साहस था, जो उनका लक्ष्य था, उसको कभी नहीं छोड़े। उनसे ये सीख हमें मिलती है कि अपने लक्ष्य के लिए हमें हमेशा समर्पित रहना चाहिए। तो ये खास बात थी, उनके चरित्र की विशेषता बताई कि वो मानव के अच्छे पारखी थे, पिकअप करना, उनसे काम लेना उनको आता था। और एक और संक्षेप में बात कि ये राजनीतिक दृष्टि से या प्रशासनिक दृष्टि से बहुत अच्छा ढांचा भले न दे पाए हों, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से वो बिल्कुल उदासीन नहीं थे। उनके दरबार में आप देखेंगे तो फखरुद्दीन राजी और क्या कहते हैं कि नज़ामी उर्जी जैसे विद्वान उनके दरबार को सुशोभित करते थे। और वो मोहम्मद गौरी ने हिंदू देवियों की आकृति वाले सिक्के चलाए। याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी ने हिंदू देवी आकृति वाले सिक्के चलाए, हिंदू देवी आकृति के सिक्के चलाए। ये बात इनके विषय में जानिए। और दिल्ली में जब ये दिल्ली और अजमेर विजय करने के बाद चौहान शासक जो वहाँ थे, जो उनकी मुद्रा चलती थी, उसी की वहाँ विजय करने के बाद, दिल्ली अजमेर पे विजय की नहीं उन्होंने, दिल्ली विजय पे अजमेर के बाद जो चौहान राजा जो वहाँ सिक्के चलाते थे भारतीय ढंग के, तो वो जो इंडियन पैटर्न की जो मुद्रा थी उसी को इन्होंने जारी रखा, उसी को मोहम्मद गौरी ने चलवाया। और यही नहीं, जब इन्होंने कन्नौज का विजय की तो कन्नौज विजय के बाद जो है, कन्नौज में आप जानते हैं गढ़वालों का शासन था और गढ़वालों ने जो अपने गोल्ड कॉइन थे, जो उनके सोने के कॉइन पे उनके लक्ष्मी जी और नंदी की प्रतिमा बनी रहती थी, सोने के कॉइन पे लक्ष्मी और नंदी की प्रतिमा बनी रहती थी। उसी पैटर्न पे इन्होंने भी, मोहम्मद गौरी ने भी उसी पैटर्न पे सिक्का चलवाया। उनके सिक्कों पर भी जो है लक्ष्मी जी की और नंदी देवी की नंदी की और लक्ष्मी देवी की प्रतिकृति या मूर्ति अंकित होती थी इनके सिक्कों पर भी। और इस सिक्कों में देवनागरी लिपि में जो है इब्न साम, मोहम्मद इब्न साम, जो इनका नाम था मोहम्मद गौरी का, तो मोहम्मद इब्न साम जो है इन सिक्कों पे, जिनमें लक्ष्मी और नंदी की आकृति अंकित रहती थी, उसी की बात जैसे कि गढ़वालों ने जो है सिक्के अपने सोने के सिक्के चलवाए थे, उसी पैटर्न पे इन्होंने भी सिक्के चलवाए और उस पर लक्ष्मी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति और नंदी की मूर्ति का चित्र अंकित रहते थे उनके सिक्कों पे, और देवनागरी लिपि में मोहम्मद इब्न साम लिखा था। तो ये काम उन्होंने किया। और इसी तरीके से एक इन्होंने दिल्ली वाला नामक सिक्का चलवाया।
गोरी ने, मोहम्मद गोरी ने दिल्ली वाला नामक ये सिक्का ही था, सिक्के का नाम था दिल्ली वाला। ये 56 ग्रेन का था। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि राजकाज में बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से ली जाती हैं, दी जाती हैं, और ये इतिहास हमें इस बात की समझ देता है कि हम जब किसी की व्यक्ति का मूल्यांकन करें तो हम उसके समग्र चित्र को देख करके, उसकी सारी चीज़ों को देखें, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों साथ लेके चलें। आज इतना ही, अगली बार हम एक एक करके सारे युद्धों पे संक्षेप में चर्चा करेंगे, फिर हम चलेंगे दिल्ली सल्तनत की ओर। बस, जय हिंद।